हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आप में से बहुत सारे लोगों ने अपना पीसी बिल्ड कर लिया होगा या आप में से कई सारे लोग अपना पीसी बिल्ड करने वाले होंगे। तो देखो, मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताने वाला हूं जो आपको अपने पीसी के साथ नहीं करनी चाहिए, या फिर अपने आपने जो पीसी बिल्ड किया है आप उसको यूज़ कर रहे होंगे, आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप करोगे तो मे बी आपके लिए नुकसानदायक हो किसी भी तरीके से। तो क्या चीज़ें आपके पीसी को नुकसान पहुंचाती हैं, उसको जो है वो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन एंड तक देखने से पहले नुकसान एक चीज़ आपको नहीं, लेकिन मुझे जरूर पहुंचाएगी, वो है अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न के लिंक से शॉपिंग नहीं करोगे तो, क्योंकि उससे चैनल को सपोर्ट मिलता है गाइस। और मुझे पता है तुम मेरे भाई, जितने मेरे मित्र, दोस्त, सब्सक्राइबर्स, मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न के लिंक से शॉपिंग कर सकते हो। अगर नहीं करनी शॉपिंग तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दे रखा है गाइस, उससे भी सपोर्ट मिलता है। नाउ बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि जब आप, अब देखो ये ना पीसी बिल्ड के बाद की बात नहीं है, लेकिन आप में से कई लोग अपना पीसी खुद बिल्ड करना चाहते होंगे। और जब खुद पीसी बिल्ड करते हैं तो एक चीज होगी, जब आपके सारे कंपोनेंट्स आपके घर पे आ जाएंगे ना, तो आपको एक चीज अवॉइड करनी है। ये पीसी बिल्ड के बाद की बात नहीं है, बट स्टिल मैं आपको मेंशन कर रहा हूं ये चीज। आपको चीज अवॉइड ये करनी है कि जब आप पीसी बिल्ड करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मदरबोर्ड को मदरबोर्ड के बॉक्स के ऊपर रखते हैं और फिर उसके ऊपर रैम, सीपीयू एंड एआईओ एंड जो भी सब चीजें हम माउंट करना होता है वो तब करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब आप ये चीज कर रहे हो, अगर आप पीसी बिल्ड अपना खुद कर रहे हो और आपने मदरबोर्ड को मदरबोर्ड के डब्बे के ऊपर रखा है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट कभी भी मदरबोर्ड को उसका जो एंटी स्टैटिक बैग आता है, मदरबोर्ड के डब्बे के ऊपर रखोगे चलेगा, लेकिन जो एंटी स्टैटिक बैग आता है जिसके अंदर मदरबोर्ड होता है, ठीक है, उसके ऊपर नहीं रखना मदरबोर्ड को। क्योंकि देखो, आपका जो एंटी स्टैटिक बैग होता है वो बना इसलिए होता है कि उसके अंदर, एंटी स्टैटिक बैग के अंदर कोई भी कंपोनेंट जो है वो रखा हो, तो वो जो है वो स्टैटिक चार्ज या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से उसको प्रिवेंट या फिर उसको डैमेज होने से बचाए। लेकिन जो उस एंटी स्टैटिक बैग की आउटर कवरिंग होती है, जो उसकी आउटर साइड होती है, वो जो है वो चार्ज जो है वो एक्यूमुलेट करके रखती है, वो जो है चार्ज होल्ड करके रखती है। तो अगर आप अपने मदरबोर्ड को, एक्सपेंसिव मदरबोर्ड को एंटी स्टैटिक बैग के ऊपर रखते हो, अंदर नहीं ऊपर रखते हो, ठीक है, और फिर अपना उसके ऊपर पीसी बिल्ड करते हो कि रैम लगाई, सीपीयू लगाया, वो सब करके, तो चांसेस हैं कि स्टैटिक चार्ज से आपके किसी कंपोनेंट को डैमेज पहुंच जाए। वैसे तो स्टैटिक चार्ज से कंपोनेंट खराब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट स्टिल कई लोग फियर या फिर कई लोग डरते हैं इस चीज से। और मैं बोलूंगा कि रिस्क लेना ही क्यों, एंटी स्टैटिक बैग को रखो साइड, और मदरबोर्ड का जो तुम्हारा नॉर्मल कार्डबोर्ड वाला जो भी डब्बा है उसके ऊपर रख के अपना पीसी बिल्ड करो। नाउ सेकंड थिंग है कि अपना जब तुम्हारा कैबिनेट जो होता है, कई लोगों के पास छोटा डेस्क होता है, कई लोग जो है वो इतने बड़े रूम के अंदर नहीं रह रहे होते हैं, उनके पास अपना कुछ कस्टमाइजेबल गेमिंग डेस्क नहीं होता, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना जो कैबिनेट होता है उसको जमीन पे रखते हैं। ये बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, और प्लीज अपने कैबिनेट को जमीन पे मत रखो। और मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आपके कैबिनेट के अंदर कॉकरोच या फिर कीड़े घुस जाएंगे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जमीन में होती है डस्ट, और जो आपका पावर सप्लाई का जो फैन होता है वो कई बार, या फिर मोस्ट 90%, 99% कैबिनेट्स के अंदर उसका फेस जो है, कैबिनेट के जो तुम्हारा पावर सप्लाई का पंखा है उसका नीचे की तरफ को होता है, तो वो जो है वो डस्ट तुम्हारा जो भी होगा उसको ऊपर के वो सक करेगा और तुम्हारी सारा डस्ट जाएगा पावर सप्लाई के अंदर। और तुम्हें पता है पावर सप्लाई के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, और अगर पावर सप्लाई में एक चीज गलत इधर उधर शॉर्ट हुई तो वो क्या क्या कर सकता है तुम्हारे सिस्टम के साथ, तुम्हारे पूरे सिस्टम को इंटेल बना सकता है, यानी कि तुम्हारे पूरे सिस्टम में आग लग जाएगी, हीट हो जाएगी, तो बहुत सारी चीजें वो तुम्हारे साथ कर सकता है। और मैं नहीं चाहूंगा कि अगर आपके घर में एक कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी तरीके का आपका पेट है जिसके की बाल झड़ते हैं, ऑफकोर्स बिल्ली के बाल निकलते हैं, कुत्तों के बाल निकलते हैं, और आप अपने जानवर को प्यार कर रहे हो, लेकिन उसी जानवर के बाल जो है वो मतलब कैबिनेट की जो पावर सप्लाई है नीचे से सक कर रही है। और अगर आपके पास एक मैश वाला केस है, ठीक है, जिसके फ्रंट में मैश है, तो फिर देखो, आपको पता है कि मैश है फ्रंट में, धूल मिट्टी और अंदर जो को जाएगी, और धूल मिट्टी कहाँ होती है, जमीन पे, और तुमने केस को कहाँ रखा है, जमीन पे, और तुम्हारी मम्मी जब झाड़ू मारेगी या कुछ मारेगी तो थोड़ी बहुत धूल उड़ेगी, तुम्हारा जो पेट जो है वो आसपास घूमेगा तो उसके बाल इधर उधर झड़ेंगे, और वो जो मैश वाला फ्रंट है वो गंदा हो जाएगा, तुम्हारा पावर सप्लाई के अंदर जो है वो जाएगा। डस्ट फिल्टर होता है, आई नो, बट डस्ट फिल्टर एक बार अगर पूरा बंद हो गया, डस्ट फिल्टर एक बार पूरा क्लॉग अप हो गया, तो ऊपर से तुम्हारी पावर सप्लाई का फैन जो घूमेगा ना ठंडा होने के लिए, तो वो ठंडा भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आगे डस्ट फिल्टर में इतनी सारी डस्ट जम जाएगी इतनी जल्दी कि वो जो है वो एयर इनटेक ही नहीं कर पाएगा। तो ये एक इशू है। तो प्लीज अपने कैबिनेट को हो सके तो अवॉइड करो कि जमीन पे रखो। कोई एक बॉक्स या कोई एक छोटा टेबल या कोई एक प्लेटफॉर्म साइड में आप रख सकते हो, उसके ऊपर आप अपने कैबिनेट को रख सकते हो, बट कुछ ना कुछ जुगाड़ करो कि आप जो है उसको, कोई स्टूल हो आपके घर में, उस स्टूल के ऊपर आप वुडन स्टूल आपके पास हो तो उस वुडन स्टूल में आप पीसी को रख सकते हो अगर पॉसिबल हो तो, बट हो सके तो उसको ऊपर रखो। नाउ थर्ड चीज है फैंस। आप में से बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे कैबिनेट खरीदते हैं जिनके अंदर प्री इंक्लूडेड फैंस आते हैं,
किसी के अंदर 3 पंखे होते हैं RGB फ्रंट में, किसी के अंदर 4 पंखे होते हैं फ्रंट में भी और बैक में भी होता है। तो बहुत सारे टाइप के फैंस आते हैं और बहुत सारे टाइप के केसेस आते हैं जिनके अंदर फैंस प्री इंक्लूडेड होते हैं। बट आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जो ये फैंस होते हैं केस के अंदर, कैबिनेट के अंदर तुम्हें फैंस मिल रहे हैं, 3-4 हज़ार के केसेस आ जाते हैं जिनके अंदर फैंस RGB वाले प्री इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन तुम सोचो वो 3-4 हज़ार के कैबिनेट के अंदर तुम्हें पंखे भी दे रहे हैं और वो पंखे RGB भी हैं, तो कहीं ना कहीं तो कंपनी ने कॉस्ट कटिंग करी होगी और वो कॉस्ट कटिंग होती है उन फैंस में। वो फैंस नाम के तो फैंस हैं, मार्केटिंग के लिए तो डब्बे में रहता है कि कैबिनेट के अंदर हमारे पास 4 RGB फैंस हैं, बट वो 4 RGB फैन इतने अच्छे नहीं होते, इतने अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, इतने अच्छे RPM वाले नहीं होते, वो इतना एयर फ्लो प्रोवाइड नहीं कर पाते जो कि तुम्हारे बाकी कंपोनेंट्स को कूल कर सके अंदर। तो कई बार मैंने नोटिस किया है कि ऐसे लोग भी हैं जिनके कैबिनेट में तो है तो फ्रंट में 3-3 पंखे और उनका कैबिनेट भी मैश वाला है जिसमें कोई आगे पे ग्लास या प्लास्टिक नहीं है, मैश वाला कैबिनेट है, लेकिन फिर भी सिस्टम ओवरहीट कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो पंखे हवा अंदर को भेज रहे हैं ना, उन पंखों के अंदर इतनी फोर्स नहीं है, वो इतनी फोर्स के साथ हवा को अंदर नहीं भेज पा रहे हैं कि जो तुम्हारा पीछे पे मदरबोर्ड या CPU लगा हुआ है, CPU कूलर लगा हुआ है, वहां तक जो है वो एयर पहुंच पाए या फिर तुम्हारे ग्राफिक कार्ड को ठंडी हवा मिल पाए। बट स्टिल तुम्हारे कंपोनेंट्स थोड़े बहुत हॉट रन कर रहे हैं। तो इसका देखो सॉल्यूशन तो ये है कि तुम पहली बात तो थर्ड पार्टी फैंस खरीद सकते हो, बट फिर वो सेंस नहीं बनाएगा क्योंकि तुमने एक पहले से एक ऐसे कैबिनेट पे खर्चा किया हुआ है जिस कैबिनेट पे पहले से इंक्लूडेड फैंस है। तो तुमने पहली बात तो ऐसा कैबिनेट लिया क्यों जिसके अंदर ऐसे फैंस हैं। ये इशू जो है वो उन्हीं कैबिनेट के साथ आता है जो कि सस्ते होते हैं। जो महंगे कैबिनेट लोगे 7-8 हज़ार के, उनके अंदर आपको अच्छे खासे पंखे मिल जाएंगे। नाउ इसका एक सॉल्यूशन ये है और ये हर किसी के लिए सॉल्यूशन है कि आप अपने फ्रंट में जो लगे हुए फैंस हैं उनको एक बार टॉप में मूव करके देखो, उनको एक बार रियर में लगा के देखो, उनमें से एक फैन फ्रंट में 2 लगा के देखो और एक पंखा रियर में लगा के देखो अगर रियर में नहीं है तो, या फिर फ्रंट में 1 लगा के देखो और 2 टॉप में एग्जॉस्ट में लगा के देखो। इस टाइप से ना कॉन्फ़िगरेशन चेंज करो, उसके बाद अपने सिस्टम को टेस्ट करो। जब तुम सबसे पहली बार पीसी बिल्ड करते हो तो ये चीज टेस्ट करो कि कौन से सिचुएशन में, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में तुम्हारे सिस्टम को सबसे कम टेम्परेचर मिल रहे हैं, तुम्हारे कौन से सिस्टम में तुम्हारे जीपीयू को कम टेम्परेचर मिल रहे हैं, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में तुम्हारे सीपीयू को कम टेम्परेचर मिल रहे हैं। पंखों को एक बार स्वैप करके देखो, ऊपर लगा के देखो, पीछे लगा के देखो, चेंज करके देखो इंटरचेंज, क्योंकि ऐसा है कि जब तुम पंखों को टॉप में लगाओगे तो वो तुम्हारे सीपीयू कूलर के क्लोज हैं, वो तुम्हारी रैम के क्लोज है, वो तुम्हारी VRM के क्लोज हैं। तो तुम्हारे HW मॉनिटर जैसे सॉफ्टवेयर आते हैं उनके अंदर टेम्परेचर मॉनिटर करो, देखो कि तुम पंखों को टॉप में लगाते हो वो क्लोज आ जाते हैं थोड़े CPU कूलर के, तो हो सकता है वो एग्जॉस्ट पोजीशन में जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। तो एक बार उनको चेंज करके देखो और अपना टेम्परेचर तुम उससे काफी हद तक इंप्रूव कर सकते हो ना। अगली चीज है थर्मल पेस्ट रिलेटेड, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अपना थर्मल पेस्ट जाके बदलो, वो कि तुम्हें बदलना चाहिए। मैं रिकमेंड करता हूँ हर 6 से 8 महीने के अंदर आपको एक थर्मल पेस्ट बदलना चाहिए, और ये कोई खर्चे वाली चीज़ नहीं है। एक बार एक अच्छा खासा थर्मल पेस्ट की ट्यूब खरीद लो, वो थर्मल पेस्ट की ट्यूब तुम्हें काफ़ी लंबी चलेगी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी आप नया PC बिल्ड करते हो, आप नया ग्राफिक कार्ड लेते हो, एक नया CPU लेते हो सकता है आप स्टॉक कूलर पे चलाओ, हो सकता है आप जो है वो कोई कस्टम लिक्विड कूलर ले लो। सारे केसेस के अंदर क्या होता है, आपके ग्राफिक कार्ड जब फैक्ट्री से बन के आया था वो कितने दिन फैक्ट्री में रहा, कितने दिन वो वेयर हाउस में रहा, कितने दिन वो दुकानदार के पास रहा, और कब आपने खरीदा, और कौन सी क्वालिटी का थर्मल पेस्ट उस कंपनी ने यूज करा है। हो सकता है वो जल्दी ड्राई हो जाए, हो सकता है इतने टाइम से पड़ा हुआ उसकी परफॉर्मेंस चली जाए, हो सकता है थर्मल पेस्ट जो है वो कंपनी चीप आउट करना प्रीफर करती है थर्मल पेस्ट में, वो इतना हाई एंड हाई परफॉर्मेंस वाला थर्मल पेस्ट नहीं लगाती, उनको बस काम चलाओ चाहिए होता है ना। तुम कोई किसी ग्राफिक कार्ड का मिनी वर्जन, वो जो सिंगल फैन वाले होते हैं या फिर छोटे डुअल फैन वाले छोटे छोटे से कार्ड्स आते हैं क्योंकि वो सस्ते मिल जाते हैं, अगर तुम वो ले रहे हो तो उनके अंदर वैसे ही उनके अंदर कम फैंस का नंबर कम है, तो उनके अंदर टेम्परेचर इंप्रूव करने का एक मेथड होता है कि आप प्लीज थर्मल पेस्ट मैनुअली अप्लाई करो ना। ग्राफिक कार्ड के अंदर तो ये चीज इसलिए मैं उन लोगों को ही रिकमेंड करूंगा जिनको अपना ग्राफिक कार्ड ओपन करना कंफर्टेबल लगे, क्योंकि इससे डेफिनेटली तुम्हारी वारंटी वॉइड होगी। बट ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, बट इससे टेम्परेचर आपके जरूर इंप्रूव होंगे। तो मैं कुछ अच्छे थर्मल पेस्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर तुम्हें बाय करना हो तो कुछ हाई परफॉर्मेंस थर्मल पेस्ट खरीद सकते हो। लेकिन जो CPU होता है उसमें स्टॉक कूलर होता है, स्टॉक कूलर में बड़ा घटिया थर्मल पेस्ट लगा होता है, ठीक है, प्लीज उसको हटा के एक अच्छा खासा थर्मल पेस्ट लगाओ। जो तुम लिक्विड कूलर लेते हो, कस्टम लिक्विड कूलर, उनमें भी कई बार प्री अप्लाइड थर्मल पेस्ट आता है। जो तुम्हारे एयर कूलर होते हैं उनमें भी कई बार प्री अप्लाइड थर्मल पेस्ट आता है, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं होता, वो कभी कभी ड्राई हो जाता है रखे रखे, वो कभी कभी थर्मल पेस्ट के बैचेस में भी जो है वो फर्क होता है। तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कभी भी प्री अप्लाइड थर्मल पेस्ट, चाहे वो स्टॉक कूलर का हो या कहीं का भी हो, उसको यूज मत करो। एक अच्छा खासा थर्मल पेस्ट की ट्यूब खरीदो, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको मैनुअली अप्लाई करो और तुम्हारे टेम्परेचर
बेटर रहेंगे। अगली चीज है बजट बिल्डर्स के लिए। अगर तुम एक बजट बिल्डर हो, तुम 40,000 का, 50,000 का, इस टाइप का आसपास का पीसी बिल्ड कर रहे हो, 35,000 का, 25,000 का, इस टाइप का, मैं तुम्हें बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि तुम एक SSD खरीदो। और 120 GB की तो कतई नहीं, खास करके 120 GB की SSD बिल्कुल मत खरीदो। क्यों? क्योंकि वो जो 1200, 1500, 2000 रुपए की तुम 120 GB की SSD लोगे ना, उसमें अगर तुम्हारा ग्राफिक कार्ड RX 570 था, तुम अपने ग्राफिक कार्ड को SSD ना लेके RX 570 से हो सकता है 1650 सुपर में अपग्रेड कर लो। और अगर तुम 1650 सुपर यूज कर रहे हो तो मे बी तुम 1660 ले लो कहीं से। और अगर तुम 1660 यूज कर रहे हो तो मे बी तुम 1660 Ti या 1660 सुपर में अपग्रेड कर लो। ग्राफिक कार्ड ऐसा कंपोनेंट है जो तुम्हें FPS देगा, SSD तुम्हें FPS नहीं देगी। और SSD तुम बाद में जो है वो अपग्रेड कर सकते हो। तुम अपने घर में बोल सकते हो कि पापा मेरा सिस्टम स्लो चल रहा है, मुझे एक 1200 रुपए की SSD लेनी है। तुम्हारे घर वाले मे भी तुम्हें दे दें SSD, तुम्हारे बर्थडे में, दिवाली में, मे बी न्यू ईयर में, किसी और इवेंट में, कभी भी तुम्हें हो सकता है तुम्हें SSD गिफ्ट में मिल जाए। लेकिन अगर तुमने एक RX 570 ले लिया और वो तुम्हें इनफ FPS नहीं दे रहा है, तुम्हें तुम्हारे गेम में इनफ FPS नहीं मिल रहे हैं, तो वो जो तुमने SSD ली है ना, वो SSD तुमको जो है वो ज्यादा FPS नहीं पुश करने वाली। तुम अपने घर में ये नहीं बोलोगे अब कि मुझे 18,000 का एक नया ग्राफिक कार्ड चाहिए, मुझे 15,000 का एक नया ग्राफिक कार्ड चाहिए, वो तब नहीं दिलाएंगे। तो SSD से ठीक है, तुम्हारा सिस्टम 10 सेकंड बाद बूट होगा, बूट होने में 10 सेकंड ज्यादा ले लेगा, तो पर तुम 10 सेकंड वेट कर सकते हो, तुम्हें कम से कम तुम्हारे गेम में डिजायर्ड FPS मिलेंगे। और वो भी तुम एक रेस्ट्रिक्टेड बजट पे हो, तुम्हें 40,000, 25,000, 35,000 के बजट पे हो। वहां पे मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि तुम अपने ग्राफिक कार्ड या रैम या किसी और कंपोनेंट का पैसा SSD में डालो। SSD जरूरी है, बट तब ही जरूरी है जब जो है वो तुम्हारा बाकी कंपोनेंट्स में कॉम्प्रोमाइज ना हो रहा हो। ध्यान से सुनना मेरा स्टेटमेंट, ध्यान से। बाकी कंपोनेंट में जब तक कॉम्प्रोमाइज ना हो रहा हो, SSD में इन्वेस्ट मत करो। अगर तुम एक सस्ता पीसी बिल्ड कर रहे हो, 50,000 या 50,000 से नीचे का अगर तुम बिल्ड कर रहे हो, तो मैं बोलूंगा SSD पे इतना इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और 120 GB में क्या है, विंडोज इंस्टॉल करोगे, विंडोज इंस्टॉल के बाद उसमें कोई जगह नहीं बचती गेम इंस्टॉल करने की। तुम्हारा मॉडर्न वॉरफेयर पता नहीं कितने 200+ GB का है, तुम्हारा साइबर पंक पता नहीं कितने 50-80 GB का है, फिर तुम्हारे GTA 5 ही 80-90 GB का है। ठीक है, अगर तुम्हें इतना 10 साल पुराना गेम खेल, 10 साल तो नहीं बोलूंगा मैं, 7-8 साल पुराना गेम अगर तुम्हें GTA 5 खेलना है तो वो भी 80-90 GB का है। तो 120 GB में 80-90 GB तो GTA 5 ने ले लिया। और अगर तुम सोचते हो कि 120 GB में तुम सिर्फ OS इंस्टॉल करोगे तो OS के अपडेट्स आते हैं तुम्हारे, अगर तुम उसके अंदर एडिटिंग सॉफ्टवेयर रखते हो लाइक प्रीमियर प्रो या कोई और, तो उनकी कैश फाइल्स जमा होती हैं, तुम्हारे डाउनलोड फोल्डर उसी के अंदर होता है, तुम जिसको रीराउट कर सकते हो। आई नो, बट स्टिल बहुत सारी चीजें होती है और वो तुम्हारा धीरे धीरे बंडल अप होता रहता है, बर्डन बढ़ता रहता है और वो 120 GB कभी इनफ नहीं होती। अवॉइड करो 120 GB, मिनिमम 240 GB। मैं तो वैसे 240 GB भी रिकमेंड नहीं करता, बट 240 GB एटलीस्ट मिनिमम होनी चाहिए, 120 मत लो ना। सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप में से कई लोग प्री बिल्ड लेंगे, कई आप में से जो लोग हैं वो मे बी किसी शॉप से खुद बिल्ड करवाएं। आप खुद बिल्ड ना करो, भले आप पार्ट्स खुद से चूज करो, लेकिन बिल्ड किसी शॉप से करवाओ या किसी शॉप में जाके करवाओ, या फिर आप में से कई लोग लैपटॉप लेंगे या किसी ने किसी साइट से लाइक superclockpcs.in से मे बी आपने प्री बिल्ड पीसी खरीदा हो। अब सुपरक्लॉक पीसी तो ये काम नहीं करता, बट कई सारे लोग क्या होते हैं, इन लोग के ना कहीं से टाई अप होते हैं। ये लोग ना, इन्होंने बल्क में एंटीवायरस खरीदा रहता है, इन्होंने बल्क में कुछ और सॉफ्टवेयर खरीदे रहते हैं, तो ये आपको बोलेंगे सर आप पीसी ले रहे हो, एंटीवायरस भी डलवा लो, सर आप ये ले रहे हो साथ में ये भी डलवा लो, और ये आपको बहुत अच्छा अट्रैक्टिव रेट देंगे। और आप सोचोगे यार इतना पीसी ले ही लिया है, इतना महंगा 60-70 हज़ार का, 1 लाख का पीसी लिया, तो एक 500 रुपये का, 1000 रुपये का, 800 रुपये का एंटीवायरस डलवा लेता हूँ। लेकिन अगर आप उल्टी सीधी साइट्स और उल्टी सीधे लिंक्स में क्लिक नहीं करते और खुद से पता नहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारते, आपको एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं है। ये उल्टे सीधे ब्लोटवेयर अपने सिस्टम में मत डालो। ये फालतू की, अगर तुम्हें VPN की ज़रूरत नहीं है तो ये उल्टे सीधे VPN, उल्टे सीधे तुम्हारे ये मेलवेयर, स्पाईवेयर, ये डिटेक्ट करने वाले जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, एंटीवायरसेस होते हैं, इनको मत डालो। ये बैकग्राउंड में रन करते हैं, रिसोर्सेज लेते हैं। तुम्हारे CPU में होंगे 4 कोर, 4 में से 2 कोर तुम्हारा ये एंटीवायरस वाला ले लेगा, और तुम्हारा CPU चलेगा 2 कोर में, मतलब तुम्हारा जो गेम रन करेगा वो 2 कोर, क्योंकि 2 कोर तो पहले से तुम्हारा एंटीवायरस ले रहा है बैकग्राउंड में स्कैनिंग के लिए, और वो जो है वो तुम्हारे गेम में जो है वो स्टटर्स वगैरह आएंगे, जबकि तुम्हारा पीसी एकदम गेम को स्मूथली चलाने के लिए बना है। लेकिन वो तुम्हारा बैकग्राउंड में स्कैन करके जो है वो तुम्हारे सारे रिसोर्सेज, तुम्हारा रैम, तुम्हारी CPU में भी, तुम्हारा इंटरनेट भी बैकग्राउंड में वो अपडेटिंग में वगैरह जो है वो लेते रहेंगे। तो प्लीज इस टाइप के ब्लोटवेयर, और अगर तुम लैपटॉप यूज कर रहे हो या कोई प्री बिल्ड पीसी यूज कर रहे हो, तो उसके अंदर तुम्हारे लैपटॉप के अंदर उस लैपटॉप के अपने अलग एप्लीकेशंस आते हैं, फिर उसके अंदर कई अलग टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि वो बंडल करके देते हैं उस लैपटॉप के साथ, तुम्हारे अंदर पहले से डला हुआ मिलेगा तुम्हें, जो कि बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं और रिसोर्स लेते हैं। तो प्लीज
प्लीज़ इनको अवॉइड करो। और आई थिंक तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम्हें पीसी के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।